वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं हिंदी साहित्य के 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इस वीडियो से पहले हमने इसके 3 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें पहले विजिट करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर इनकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर जाकर आप इन तीनों वीडियोज़ को देखिएगा, तभी आपको आगे के प्रश्नों के बारे में ज़्यादा समझ बनेगी। ठीक है ना। इसी के साथ आपको बता दूं, हमारी टीम के द्वारा पीजीटी हिंदी, एलटी टेट, एलटी कमीशन, एलटी टेट इत्यादि के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो संपर्क करना। संपर्क करने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है 8219312129 पे। यहाँ पर आप व्हाट्सएप करिएगा, आपकी जितनी भी क्वेरीज होगी सभी का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आज का जो पहला प्रश्न पूछा गया है 151, हिंदी क्षेत्र की बोलियों में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो हिंदी क्षेत्र की बोलियों में जो हिंदी की बोलियां हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली बोली कौन सी होगी, तो ये हो जाएगी भोजपुरी। भोजपुरी का सबसे ज़्यादा क्षेत्र माना जाता है। इसके पश्चात अगला है 152, साहित्यिक दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है। तो जो साहित्यिक दृष्टि से यहाँ पर हो गया किस भाषा में सबसे ज़्यादा लेखन होता था। ठीक है, उस समय। तो जो साहित्यिक दृष्टि से हिंदी की सबसे समृद्ध भाषा रही है तो वो ब्रज भाषा रही है। तो देखिए किस प्रकार से अधिकतर जो आदिकालीन कवि थे तो वो ब्रज भाषा में भी रचना करते थे। आदिकाल के कवि हो गए। इसके पश्चात अगर हम भक्ति काल की चर्चा करें तो भक्ति काल में भी अधिकतर जो रचनाकार थे वे ब्रजभाषा में ही रचना करते थे। अगर हम कृष्ण भक्ति काव्य की धारा को देखेंगे तो वहाँ पर तो अधिकतर रचनाएं ब्रजभाषा में ही होती थी। इसके पश्चात जब रीतिकाल का हम वर्णन करते हैं रीतिकाल का, तो रीतिकाल तो पूर्ण ब्रजभाषा में ही लिखा गया। तो जब आधुनिक समय आता रहा तो इसमें ब्रजभाषा में भी कविताएं होती रही और खड़ी बोली में भी कविताएं होती रही। तो इसलिए साहित्यिक दृष्टि से ब्रजभाषा महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करती है। अगला प्रश्न देखिए 153, ताजिकिस्तान क्या है। ताजिकिस्तान में कौन सी हिंदी बोली जाती है। तो जो देश है ताजिकिस्तान, तो यहाँ पर बोली जाती है ब्रजभाषा। ध्यान रखिएगा, देखिए भारत देश से बाहर भी ताजिकिस्तान नामक देश है, यहाँ पर ब्रजभाषा का महत्व है। अगला है 154, भारत के बाहर सबसे ज़्यादा अवधी कहाँ बोली जाती है। अब यहाँ पर आ गई अवधी भाषा, पहले ब्रज थी अब अवधी आ गई। तो जो भारत के बाहर सबसे ज़्यादा अवधी बोली जाती है तो ये फिजी में बोली जाती है। फिजी देश है। ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो पद्मावत महाकाव्य है और रामचरितमानस महाकाव्य है, ये दोनों इसके साथ जो बिहारी सतसई है, ये तीनों ही महाकाव्य आप इन्हें कह सकते हैं, ये अवधी भाषा में लिखे गए थे। माफ़ करना, जो रामचरितमानस है ये अवधी में नहीं ब्रज भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस, पद्मावत ये दोनों ही अवधी में लिखे गए हैं और जो बिहारी सतसई है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसका आपने करेक्शन कर लेनी है। पद्मावत और मानस ये अवधी हो गए और जो बिहारी सतसई ये ब्रज भाषा में लिखी गई रचना हो जाएगी। अगला है 155, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो जो हिंदी का पहला समाचार पत्र था ये उदंत मार्तंड माना जाता है। इसके पश्चात है अगला देखिए 156, प्रसाद जी के किस नाटक में जयचंद काल का चित्रण हुआ है। तो जो प्रसाद जी का नाटक रहा है प्रायश्चित, इसमें जयचंद काल का चित्रण हुआ है। अगला है 157, तो इसमें पूछा गया है शिवशंभू के चिट्ठा किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो जो शिवशंभू का चिट्ठा था ये भारत मित्र नामक पत्रिका में संपादित या प्रकाशित हुआ था। और ये किसके द्वारा लिखा गया था शिवशंभू का चिट्ठा, तो ये बालमुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया था। इसका भी ध्यान रखना है। इसमें जो लॉर्ड कर्जन इत्यादि जो अंग्रेज़ कर्मचारी थे उनके बारे में इन्होंने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करी है। अगला है 158, मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना को चित्रित करने वाला नाटक कौन सा है। तो जो मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना को चित्रित किया गया है तो ये नाटक हो जाएगा शेरशाह। अगला है 159, कहानी कला किसका निबंध है। तो नाम देखिए कितना सुंदर है, कहानी कला।
तो कई बार ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो कहानी कला नामक रचना मुंशी प्रेमचंद्र की है, इसकी विधा क्या होगी। अधिकतर तो इसे कहानी कला नाम समझ के कहानी ही कर देंगे, पर ये कहानी कला नामक निबंध है, निबंध विधा की रचना है और मुंशी प्रेमचंद्र जी की ये रचना हो जाएगी। तो मुंशी प्रेमचंद्र के यहाँ पर 2-4 उपन्यास बता देता हूँ। इनका जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास रहा है गोदान, गबन, इनके बाकी उपन्यास है गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि इत्यादि। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। अगला देखिए 160, उपेंद्र नाथ अश्क की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति कौन सी है। तो ये हो जाएगी अंजो दीदी। अंजो दीदी नाट्य विधा की रचना है और उपेंद्र नाथ अश्क की रचना हो जाएगी ये। अगला देखिए 161, नागरी प्रचारणी सभा काशी, इसके संस्थापक कौन रहे हैं। तो श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। 3 है, कौन कौन से हैं। श्याम सुंदर दास, पंडित नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। अगर इसका ये प्रश्न पूछा जाए कि जो नागरी प्रचारणी सभा काशी का स्थापना दिवस या स्थापना वर्ष कौन सा है, तो ये 1893 माना जाता है। अगर पूछा जाए नागरी प्रचारणी पत्रिका का स्थापना वर्ष क्या है, तो ये 1896 माना जाता है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पहले आपकी सभा आई थी, उसके पश्चात पत्रिका आई थी। आगे देखिए 162, 14 अक्टूबर 1899 को नागरी प्रचारणी सभा में सरस्वती के संपादक मंडल का नाम घोषित किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कब नागरी प्रचारणी सभा में सरस्वती के संपादक मंडल का नाम घोषित किया गया था। तो ये किया गया था 14 अक्टूबर 1899 में। आगे देखिए 163, सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में कौन कौन शामिल थे। इनमें जो प्रमुख नाम है, इसमें है जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्याम सुंदर दास, किशोरी लाल गोस्वामी, राधा कृष्ण दास और कार्तिक प्रसाद खत्री। तो ये जो नाम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्हें कहीं नोट कीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था। इनमें से कोई एक नहीं दिया जाएगा, बाकी सभी दे दिए जाएंगे। तो इनका नाम भी जरूरी है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्याम सुंदर दास, किशोरी लाल गोस्वामी, राधा कृष्ण दास और कार्तिक प्रसाद खत्री, ये सभी शामिल थे सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में। अगला प्रश्न है 164, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे। तो ये थे चिंतामणि घोष। जो चिंतामणि घोष थे, इनके द्वारा सरस्वती पत्रिका की स्थापना की गई थी। अगला है 165, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से लेकर 1920 तक रहे। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादकत्व का भार 1903 से लेकर 1920 तक किया था। इसी समय के बीच में इन्होंने खड़ी बोली हिंदी के प्रचारार्थ कई महत्वपूर्ण कार्य किए और हिंदी को एक नया आयाम दिया। तो आपको तो पता ही होगा, जो पहले भारतेंदु युग आता है, उसके पश्चात द्विवेदी युग आता है। जो द्विवेदी युग है वे इन्हीं के नाम से पड़ा है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण शख्सियत के तौर पर प्रचलित हुए हैं। ठीक है, इसीलिए द्विवेदी युग नाम इनके नामकरण के अनुसार हुआ। अगला देखिए 166, वर्तमान में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ पर और किसके द्वारा किया जा रहा है। तो वर्तमान में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 17 अक्टूबर 2000 की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान एकेडमी प्रयागराज द्वारा किया जा रहा है। कौन? हिंदुस्तान एकेडमी प्रयागराज। अगला है 167, अशोक के समय राजकाज की भाषा क्या थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये वाला, शायद नेट में इस तरह का कोई प्रश्न पूछा गया था। अशोक के समय राजकाज की भाषा पाली थी। पाली नहीं, फारसी होगा यहाँ पर, पाली नहीं होगा, गलती से यहाँ पर पाली कर दिया गया, पाली नहीं फारसी। आगे देखिए, मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक, हाँ यहाँ पर देखिए इसमें सुधार कीजिएगा। जो अशोक के इसमें राजकाज की भाषा पाली ही थी, ये सही हो जाएगा। यहाँ पर मैंने अकबर मान लिया था, फिर मैंने आपको फारसी कहा। अशोक के इसमें तो पाली ही थी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, जो मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक, ये वाला प्रश्न एंटी नेट में पूछा गया था।
मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक राजकाज की भाषा क्या थी? तो ये हिंदी थी। ये होगा यहाँ पर हिंदी, ठीक है। आगे देखिए, ये प्रश्न की मैं बात कर रहा था। अकबर के शासनकाल में मंत्री टोडरमल के आदेश से किस भाषा को हिंदी की जगह राजभाषा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था फारसी को। इसका भी ध्यान रखना आपने। किसके आदेश पर? मंत्री टोडरमल के आदेश पर। टोडरमल इनके मंत्री थे। अगला है 170। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा? तो ये रखा था 1833 ईस्वी तक। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फारसी को राजभाषा 1833 तक बनाए रखा। अगला है 171। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा। ये जो दक्षिण के प्रमुख विद्वानों में से एक थे। देखो, एक अनोखी बात यहाँ पर दिख रही है कि जो गोपाल स्वामी अयंगर है, ये साउथ के विद्वान माने जाते हैं। तब भी इन्होंने संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा। आगे देखिए 172। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो ये मिली थी 14 सितंबर 1949 को। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 14 सितंबर 1949 को। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा और देवनागरी को लिपि कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 343 में। अगला है 174। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर खेर। अगला है, संविधान के किस सूची में भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो ये 8वीं अनुसूची में किया गया है। आगे है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो जो 8वीं अनुसूची है इसमें 25 भाषाओं को शामिल किया गया है। 25 भाषाओं को शामिल किया गया है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है, जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? बहुत सुंदर प्रश्न है ये भी। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा स्थान है हिंदी का। अगला देखिए 178। भारतीय लिपियों में सर्वश्रेष्ठ लिपि किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ब्राह्मी लिपि को। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले आइए संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और सबसे अंत में अबहट। देखिए, सबसे पहले संस्कृत आएगी, संस्कृत के पश्चात पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अबहट और फिर हिंदी आएगी। ये क्रम आपने याद रखना है। क्रम आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। अगला है, एकांकी के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग मत प्रस्तुत किए गए हैं। फिर भी जो मतलब अत्यधिक प्रचलित मत है तो वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने एकांकी को जन्म दिया था, ऐसा माना जाता है सर्वाधिक विद्वानों द्वारा। कई जगह आपको जयशंकर प्रसाद भी मिल जाएंगे एकांकी के जन्मदाता के तौर पर। अगला देखिए 181। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की थी? तो ये की थी माधुर्य भाव से। बाकी जो तुलसीदास हैं और सूरदास हैं इनका भी बताइएगा, इनकी क्या थी भक्ति भावना। आगे है 182। रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो जो रामचरितमानस है इसका जो प्रधान रस हो जाएगा शांत रस। आगे है 184। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। इसी के साथ आपको ये भी बता देता हूँ, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे इनके द्वारा हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो ये माना गया है चंद बरदाई को। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम था? तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था। तो ये हो जाएगा उदंत मार्तंड और इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर।
आगे देखिए 186, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी होगी? तो ये इंदुमती हो जाएगी। और किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और क्या है समय? 1900। अगला प्रश्न है 187, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो जो आंचलिक रचनाएं हैं ये क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। क्षेत्र विशेष जहाँ पर प्रदर्शित किया गया हो तो उस रचना को आंचलिक माना जाता है। अगर हम बात करें हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है, तो ये मेला आंचल है। अगला प्रश्न है 188, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो जो पृथ्वीराज रासो होगी ये आदिकाल की रचना मानी जाती है। और कौन है इसके रचनाकार? तो चंद बरदाई इसके रचनाकार होंगे। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आगे है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ये राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 191, पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो पद्य साहित्य है इसे 15 भागों में विभाजित किया गया है। आगे है 192, कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की थी? तो ये की थी रक्तचंदन। याद रखना है, रक्तचंदन किसकी रचना है? कवि नरेंद्र शर्मा की। और ये किसके ऊपर बनाई गई रचना है? महात्मा गांधी के निधन से संबंधित ये रचना है। अगला प्रश्न देखिए 193, नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस किसे माना गया है? तो ये माना गया है विभत्स रस को। अगला प्रश्न है 194, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? तो ये था अलंकार शास्त्र नाम, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम। अगला प्रश्न देखिए 195, रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जो आचार्य बामन हैं ये रीति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य माने जाते हैं। अगर पूछा जाए अलंकार शास्त्र के संपादक या प्रचार करने वाले प्रमुख आचार्य कौन थे? तो ये भामह थे। अगर पूछा जाए रस का सबसे अधिक विरोध किस कवि के द्वारा, किस विद्वान के द्वारा किया गया था? तो उनमें भी भामह का नाम सबसे आगे आता है। अगर हम बात करें रस को किसने प्रचार किया था, तो ये भरत मुनि के द्वारा किया गया था। और भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। भरत मुनि ने गुण और दोषों की संख्या कितनी मानी है? 10-10 मानी है। भरत मुनि ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? तो प्रमुख 4 अलंकार भरत मुनि के द्वारा माने गए हैं। और भरत मुनि की जो रचना है उसका क्या नाम है? नाट्य शास्त्र है। अधिकतर इसमें जो नाटक के बारे में भरत मुनि के द्वारा वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखिए 196, हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन थे? तो हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं केशवदास। चलिए यहाँ पर केशवदास से भी चर्चा कर लेते हैं। जो केशवदास है इनका समय माना जाता है 1555 ईस्वी। जो इनके अगर हमें देखें इन्हें तो इनका जन्म ना तो रीतिकाल के आधार पर पड़ता है ना ही भक्ति काल के आधार पर, बीच जैसे का इनका समय है। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे इन्होंने इन्हें स्थान दिया है भक्ति काल के अंतर्गत, परंतु जो अधिकतर विद्वान हैं इन्होंने इन्हें रीतिकाल के अंतर्गत ही रखा है, क्योंकि जो इनकी रचना है रीति से प्रभावित हो गई थी। परंतु जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने इनका समय माना तो इन्हें भक्ति काल के अंतर्गत रखा। परंतु जो डॉक्टर नगेंद्र थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, इन्होंने इनकी जो रचनाओं को खंगाला, फिर जो अंदर रचना मिली तो वो रीति से प्रभावित थी, इसलिए इन्हें रीतिकाल के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 197, साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? तो जो सहित शब्द है इससे बना हुआ है साहित्य शब्द। अगला प्रश्न देखिए 198, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ था? तो ये हुआ था भारतेंदु युग से। अगला प्रश्न देखिए 199, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? रचना है हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक, तो ये हो जाएंगे श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है 200, तारसप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1943 में। इसका भी ध्यान रखना है,
जो तार सप्तक है इसमें 7 कवियों का संकलन होता था। 7 कवियों को यहाँ पर इकट्ठा करके इनकी कविताओं को छापा जाता था। और इसके जो संपादक रहे थे तार सप्तक के, तो वो कौन थे? तो जो 4 तार सप्तक आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं आज तक, उन सभी के मुख्य संपादक रहे हैं अज्ञेय। जो डॉक्टर अज्ञेय थे ये इसके संपादक रहे हैं। तो ठीक है, अब हमारे यहाँ पर 200 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। हमने यहाँ पर आज 50 प्रश्न फिर से डिस्कस कर लिए हैं। तो अब अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप वेट कीजिएगा। थैंक यू।